ओके, तो हम लोग अभी YouTube लाइव पे हैं और YouTube लाइव पे हम लोग देख रहे हैं और इस वीडियो को आप बार बार देख सकते हैं, लगातार देख सकते हैं, जो हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की ट्रेनिंग ले रहे हैं। और उस प्रोडक्ट का ट्रेनिंग देने के लिए जो हमारे साथ हैं वो है बीभा सिंह जी। और बीभा सिंह जी जो है सो एक एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं, ठीक है। और एग्रीकल्चर ऑफिसर जिनका की काम ही है कि वो एग्रीकल्चर का लोगों को ट्रेनिंग देना, बताना और उसके साथ कैसे यानी कि कैसे किसानों का लागत कम हो सकता है, कैसे आप ज्यादा से ज्यादा कम पैसे लगा के बेहतर पैदावार कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में वो बताएंगी। तो दीवा मैम, गुड मॉर्निंग है आपका, अगर आप अवेलेबल हैं, सुन पा रही हैं तो। दीवा मैम, आप हो अवेलेबल? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग मॉर्निंग। और आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। आप एग्रीकल्चर के बारे में और इसके प्रोडक्ट के बारे में हम सबको बताइए, सो डेट हम अपना बिजनेस को बेहतर से बेहतर बिल्ड कर सके। जी राइट। जी। और हम लोग अभी यूट्यूब लाइव पे, तो आपका ये रिकॉर्ड भी हो रहा है ये सेशन, ठीक है, जो कि हम कई बार अपने टीम के लिए हमारा काम भी करेगा, हेल्प भी करेगा, ठीक है। और जो लोग लेटे हुए हैं वो बैठ जाएं यार, लेट के कभी भी ना, कहते हैं ना कि भगवान की पूजा में प्रसाद भी ग्रहण करा जाता है, नहीं तो बैठ के किया जाता है यार। लेट के ना हम कुछ भी हम सीख नहीं सकते, ठीक है। मैं पर्टिकुलर नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो लोग भी लेटे हुए हैं, प्लीज इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, वो बैठ जाएं, ठीक है, या फिर अपना वीडियो ऑफ कर लें। थैंक यू, थैंक यू बेवा मैम। हैंड ओवर है, ये मीटिंग आपके हवाले है, आज का मीटिंग। मेरा स्क्रीन विजिबल है? दिख रहा है मैम। जी, तो मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। और अगले कुछ समय मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वेस्टीज के एग्रीकल्चर सेक्शन से हम कैसे अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं, और उसके साथ साथ जो हमारी मतलब एग्रीकल्चरल जो प्रॉब्लम्स है हमारे देश में, हमारे किसान भाई जो फेस करते हैं, हम उनको कैसे दूर कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप बिजनेस भी अपना बढ़ा रहे हैं और किसानों की भी मदद कर पाएंगे। तो ये मतलब मल्टीपर्पस एक काम हो गया। तो कुछ मैं टेक्निकल वर्ड्स का इस्तेमाल करूंगी, उसको प्लीज आप नोट डाउन करिएगा, क्योंकि वो शब्द बार बार रिपीट होंगे। जितने भी प्रोडक्ट्स का हम बात करेंगे उसमें वो शब्द, कुछ टेक्निकलिटीज जो हैं वो बार बार रिपीट होंगी। और उसके पहले मैं उन टेक्निकल वर्ड्स को भी आपके साथ डिटेल में मतलब मैं बताऊंगी, और देखते हैं कि अगले कुछ मतलब टाइम में मैं कोशिश करूंगी कि सारे के सारे प्रोडक्ट्स को मैं कवर कर पाऊं। तो कुछ हम जानते हैं कि उर्वरक क्षमता, मिट्टी की उर्वरक क्षमता, मतलब कि सॉइल फर्टिलिटी, ये इंपॉर्टेंट है। तो हम अगले जितने भी प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे, तो हमारा मकसद ये होना चाहिए कि जो मिट्टी की उर्वरक क्षमता है उसको कैसे बढ़ाई जा सके, है ना। मिट्टी अगर स्वस्थ रहेगी
तो पौधे भी स्वस्थ होंगे। कहते हैं कि स्वस्थ माँ ही स्वस्थ संतान को जन्म दे सकती है ना। इसीलिए हम मतलब गर्भधारण के समय से ही होने वाली माता का मतलब हम लोग ख्याल रखने लगते हैं। तो उसी तरीके से हमको मिट्टी का भी ख्याल रखना है, तभी हमको अच्छी पैदावार और स्वस्थ पैदावार मिलेगी। ठीक है, तो हमारा मकसद हर प्रोडक्ट को उस एंगल से देखना है कि जहां पर या तो मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाए या फिर पौधे के स्वास्थ्य को कैसे बढ़ाया जा सके। क्योंकि स्वस्थ पौधा, अगेन वही चीज, स्वस्थ माँ ही स्वस्थ संतान को जन्म देती है, उसी तरीके से स्वस्थ पौधा स्वस्थ पैदावार देगा, फलन ज्यादा देगा। ठीक है, तो हम इन पे मतलब ये दो क्राइटेरिया है किसी भी प्रोडक्ट को, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को एनालाइज करने की। ठीक है, और तीसरा मकसद, लागत कैसे कम की जाए, लागत कैसे कम की जाए। ठीक है, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं या फिर अपने आसपास आप भी देख पा रहे होंगे कि एक खेत में किसान की दिनों दिन पैदा जो लागत है वो बढ़ती जा रही है। पहले कम इनपुट्स लगते थे, एग्रीकल्चरल इनपुट्स मतलब खाद की खपत कम होती थी, अब ज्यादा हो रही है। मतलब उसी खेत में उतनी ही पैदावार के लिए किसान की लागत ज्यादा लग रही है और पैदावार भी कम होती जाती है। यानी कि अगर बिजनेस एंगल से देखें तो लॉस फेस कर रहे हैं किसान, जिसके वजह से आए दिन हम कुछ दुर्घटनाओं के बारे में मतलब जान पाते हैं अखबारों के थ्रू कि किसानों ने सुसाइड कर लिया, ये कर लिया, लोन में दब गए, ऐसे वैसे। तो ये सारी, ये बहुत बड़ी समस्या है। तो लागत को कैसे कम की जाए, ये भी हमारा मकसद होगा। अपने प्रोडक्ट से इन तीन बड़ी प्रॉब्लम्स को शूट आउट करने की कोशिश हम करेंगे और मैं इसी एंगल से आपको प्रोडक्ट के बारे में मैं बताऊंगी। तो ये जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, यहाँ पर मतलब एक आप देख पा रहे हैं कि किसान मित्र प्रोजेक्ट, यानी कि ये जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं इनको कैसे हम एड्रेस करेंगे, आइए लेकर चलते हैं। तो कैसे कम लागत और कम मेहनत से ज्यादा पैदावार की जा सकती है, ये मेन मकसद है। तो ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप जरा अगर कहीं से भी किसी तरीके से खेती से संबंध रखते हो तो आप इनका मतलब उत्तर मुझे दे सकते हैं कि क्या पहले के मुकाबले आज आपकी लागत ज्यादा है या कम है। मैंने पहले ही कहा कि लागत ज्यादा लग रही है, कैसे हो रही है ये मैं आगे आपको भी बताऊंगी। क्या पहले के मुकाबले मिट्टी आपको कमजोर नजर आती है या उर्वरा शक्ति बढ़ी हुई है, ये आप अपने जिन किसानों को आप बताएंगे समझाएंगे उनसे आप ये प्रश्न कर सकते हैं। क्या पहले के मुकाबले फसल की किस्म अच्छी है या बेकार है, या क्या पहले के मुकाबले वास्तविक पैदावार बढ़ी है या नहीं। ये प्रश्नों के जवाब आप जब किसान से मांगेंगे ना तो आपको सारे के सारे नेगेटिव में मिलेगा आंसर, और यहीं से आपको एक जगह मिलेगी अपने प्रोडक्ट के बारे में बताने की। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि सारे के प्रश्नों का जवाब नो में आपको मिला, क्यों? क्योंकि हमारे जो खेतों में खपत है वो बढ़ती जा रही है। आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे कि पहले जो था 1 एकड़ प्रति अगर यूरिया 5 किलो लगता था तो आज के डेट में 100 kg या फिर उससे ज्यादा भी लगता है, और ये एट द मिनिमम है, एट द मिनिमम है। तो आप देख सकते हैं कि 20 टाइम्स 20 गुना ज्यादा खपत हो रहा है रासायनिक खादों का, यूरिया का। तो कहीं ना कहीं उसमें पैसे तो खर्च ज्यादा हो ही रहे हैं, और उसका एक और नुकसान है कि खाद के अधिक प्रयोग से भूमि की उर्वरक शक्ति कम होती है, मिट्टी का स्वास्थ्य घटता है। क्यों? क्योंकि मिट्टी हार्ड होती है। आप पहले के टाइम में जो लोग यहाँ पर हैं, अगर आप थोड़ा सा एनालाइज करेंगे तो पहले की मिट्टी अगर आप मुट्ठी में उठाते होंगे तो सॉफ्ट रहता होगा। आजकल मिट्टी पथरीली होती जा रही है ये रासायनिक खादों की वजह से, और इनका हमारे स्वास्थ्य पर भी कुप्रभाव पड़ता है।
हम जो वो खाना खाते हैं, हम वो जो सब्जियां खा रहे हैं, हम जो वो पैदावार हमारे घर में ही, हमारी थाली में ही आ रहा है, तो वो हमें कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य को खराब कर रहा है। पहले हार्ट के मरीज, पहले कैंसर रोगी इतने नहीं थे जितनी आज हैं। ये हम खाना खा रहे हैं उसके वजह से। तो रासायनिक खादों का इस्तेमाल जो है वो मिट्टी को कुछ देर के लिए स्वस्थ कर सकता है, कुछ समय के लिए शक्ति प्रदान कर सकता है, लेकिन अगर लंबे समय के लिए देखें तो वो धीरे धीरे हमारी मिट्टी को कमजोर ही कर रहा है। यही वजह है कि किसान आज लॉस में जा रहे हैं। नहीं तो आप देखिए, हमारा इंडिया पहले एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट था, पहले सभी खेती करते थे। तो क्या हमारा देश की हालत ऐसी थी? नहीं थी। किसानों की भी ऐसी हालत नहीं, किसानों की भी आर्थिक स्थिति अच्छी थी। तो कहीं ना कहीं ये ओवरऑल पिक्चर मैंने आपको ओवरव्यू दिया, और यही कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम एड्रेस करते हुए अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने तंगहाली के बारे में भी बताया, क्योंकि पॉकेट से ज्यादा खर्च लग रहा है और पैदावार कम हो रही है, प्रॉफिट कम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो दिन पे दिन आर्थिक हालत किसानों की कम होती जा रही है। तो जानते हैं कि हम क्या कर सकते हैं इसमें। नाइट्रोजन की वजह से मिट्टी सख्त और भूरी भूरी होती जा रही है, ये मैंने पहले आपको बताया कि सख्त होती जा रही है। केंचुए विलुप्त हो रहे हैं, हम जानते हैं किसानों के मित्र होते हैं केंचुए। खादों से खेतों में एक परत बनती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि कैपिलैरिटी, किसी मिट्टी में जितनी कैपिलरिटी होगी, कैपिलरी मतलब कि जो छेद होंगे, वो जितनी अच्छी होती है, उतनी जितनी ज्यादा होती है, उतनी मिट्टी क्या होती है, मतलब भुरभुरी होती है, और वो छेद बंद होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से मिट्टी क्या है कि कड़ी होती जा रही है और हमारी लागत ज्यादा लगती जा रही है। अब आइए तो मैं अपने प्रोडक्ट्स के पास चलती हूँ कि हम इन प्रॉब्लम्स को कैसे एड्रेस कर सकते हैं। और प्लीज आप नोट डाउन करिएगा, और लास्ट में हम क्वेश्चंस भी लेंगे, जितने भी प्रोडक्ट्स मैं आज कवर कर पाऊंगी। अगर पूरा मैं नहीं कवर कर पाई तो नेक्स्ट डे हम कंटिन्यू रख सकते हैं, आप लोग अगर चाहें तो। तो पहला प्रोडक्ट हमारा है एग्री 82, वेस्टीज एग्री 82। ये क्या है? एग्री 82 एक्चुअली न कीटनाशक है, न खाद है, न खरपतवार नाशक है, मतलब हर्बिसाइड भी नहीं है, और ना ही किसी रोग का इलाज है, मतलब कि बैक्टीरिया या फंगीसाइड भी नहीं है। अब कहेंगे मैडम जब ये कुछ है ही नहीं तो क्या है ये एक मल्टीपर्पस नॉन आयनिक स्प्रे है। मल्टीपर्पस नॉन आयनिक स्प्रे, बहुउद्देशीय, मतलब कि इसके बहुत सारे उपयोग हैं, बहुत सारे यूजेस हैं। मिनिमम 5-6 उपयोग मैं आपको बताऊंगी कि ये कितने तरीके से हम यूज कर सकते हैं। ये क्यों 82 है? क्योंकि इसमें 82% सक्रिय तत्व है, एक्टिवेटर है, जिसको पानी के साथ या फिर हम खाद के साथ मिलाएं तो क्या होता है कि जो तत्व है वो उसकी कार्य क्षमता को बढ़ाते हैं। मतलब खाद के साथ मिलाएं तो खाद की कार्य क्षमता बढ़ती है, इंसेक्टिसाइड यानी कीटनाशक के साथ मिलाकर स्प्रे करें तो उसकी कार्य क्षमता को बढ़ाता है। ये हर्बिसाइड के साथ हम उपयोग करें तो उसकी कार्य क्षमता को भी बढ़ाता है। सो बेसिकली इट इज अ मल्टीपर्पस नॉन आयनिक स्प्रे। ठीक है, आगे चलते हैं। ये किस तरीके से काम करता है? पानी जैसे ही पौधों के पत्तों पर गिरता है तो उसकी सतहों पर बूंदें बनती है ना? कोई बता सकता है कि ये जो पिक्चर में दिख रहा है, पत्ते के ऊपर पानी की बूंदें बनी है, हम ऐसे ही देख पाते हैं ना? प्लीज रेस्पॉन्ड करते रहिए ताकि मतलब मैं बिल्कुल समझ पाऊं बिल्कुल कि दिखता है। हाँ। तो अब मान लीजिए कि आप पानी के साथ कीटनाशक, हर्बिसाइड मतलब कि खरपतवार नाशक अगर आप स्प्रे कर रहे हैं तो वो तो पानी की बूंदें ऐसे मिट्टी वो पत्ते के ऊपर, पौधे के ऊपर ऐसे जम जाएंगी, है कि नहीं? तो ये सुनिश्चित कैसे करें, हम ये इंश्योर कैसे करें कि वो पूरी तरीके से फैलेगा? पानी तो फैल ही नहीं रहा है। तो जिस जगह पे वो कीटनाशक, वो पानी की बूंदें हैं, उस जगह पे यानी असर होगा और बाकी जगह असर नहीं होगा,
है ना। और ज्यादा से ज्यादा फिर हमको कवरेज लाने के लिए ज्यादा स्प्रे करना पड़ेगा कि पूरा पत्ता या पूरा पौधा भीग जाए, तो हमारी लागत कहीं ना कहीं ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि पैसे अल्टीमेटली कीटनाशक और हर्बिसाइड में लगे हैं, भले आपको पानी फ्री में मिल रहा हो, है कि नहीं। और पानी भी कहाँ फ्री है, इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए आपको पानी के भी पैसे देने पड़ते हैं, राइट। राइट नीरज जी, संजय जी, आप लोग को मैं समझा पा रही हूँ, ठीक है ना। अभी तो लोग अपने आप को अनम्यूट नहीं कर ओके सकते ओके क्योंकि सर, ओके ओके ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि एग्री 82 यहाँ पे बचाव के लिए आता है। ये क्या करता है कि पानी की इस सरफेस टेंशन को खत्म करता है, इस प्रवृत्ति को, इस बूंद बनाने की प्रवृत्ति को ही खत्म करता है। कैसे? क्यों? ये सरफेस टेंशन, हम जानते हैं पानी में सरफेस टेंशन है, जिसके वजह से ये बूंद बन जाता है। इस सरफेस टेंशन को खत्म कर देता है केमिकली, और इस जिसके वजह से पानी अच्छे तरीके से फैल जाता है, पानी अच्छे तरीके से फैल जाता है और वो बूंद नहीं बनता है, जिसमें, जो कि आप समझ सकते हैं कि कम पानी में ही पूरे पौधे को पे वो फैल जाएगा, आपका कीटनाशक, आपका इनपुट, जो भी आप व्यवहार कर रहे हैं, जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां पे गीला करने की क्षमता को बढ़ाता है। मतलब कि एग्री 82 वेटर है, इस वर्ड को लिख लें, ये टेक्निकल वर्ड है, ये वेटर का काम करता है, ठीक है। पानी के कणों में घुलकर पानी के फैलाव की क्षमता और गीले करने की क्षमता को बढ़ाता है, जिसके वजह से वह पूरे पौधों में फैल जाता है। यहाँ पर आपकी लागत कम हो गई बाई 10 to 20%। अब इसके और फायदे क्या हैं? फसलों में लागत की कमी तो करता ही है, मैंने आपको बताया। उपज वृद्धि में भी सहायक है। कैसे है ये मैं आगे बताती हूँ। खेत की उपजाऊ शक्ति को बरकरार रखने में मददगार होता है। कैसे, इस पे भी मैं डिस्कशन करती हूँ। कम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है अगर हम एग्री 82 का इस्तेमाल करें तो। अभी हम जानते हैं कि पानी की समस्या से भुगत रहे हैं हम, हर जगह पे पानी की समस्या से भुगत रहे हैं, देश के मेजॉरिटी हिस्सों में। और अभी हम इकट्ठे जितने भी लोग हैं यहाँ पर, हम सभी बहुतेरे लोग नॉर्थ इंडिया से ही बिलोंग करते हैं, जहां पर हम इसकी समस्या को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो सिंचाई तो जरूरी है, सिंचाई के बिना खेती नहीं हो सकती, पानी जरूरी है। लेकिन आज पानी का लेवल ही ना हो तो क्या हो, यानी पानी कम होते जा रहा है, यानी कम लागत में, पानी की कम लागत में हमें अपनी खेती को करनी है। तो पानी को जमीन के अंदर तक पहुंचाता है। अगर आप सिंचाई कर रहे हैं तो उसमें एग्री 82 को मिक्स करें। इससे क्या होगा, जो पानी है वो जल्दी से इवेपोरेट नहीं करेगा। एग्री 82 में ये क्षमता है कि वो मिट्टी में मॉइस्चर को होल्ड करके रखता है। जहां पर आपको एक फसल में 5 बार सिंचाई की जरूरत पड़ती होगी, वहां पर अगर आप एग्री 82 मिक्स करके सिंचाई करें तो 3 सिंचाई ही आवश्यक होगी। बाकी के 2 सिंचाई वाले पानी को भी आपने सेव किया और अपने लागत को भी, उस सिंचाई के पीछे लगे पैसे को भी आप बचा पाएंगे। ये कम से कम 15 दिनों तक मॉइस्चर को मिट्टी में होल्ड करने की क्षमता रखता है एग्री 82। इसको ये भी नोट डाउन करें, किसान को अगर आप ये प्रोडक्ट देते हैं तो आप किसान को ऑल राउंड फायदा और उनकी पैसे की बचत को आप बढ़ा रहे हैं, उनको यानी ऑल राउंड एक फायदा दे रहे हैं। समान रूप से फैलाने और मिलाने में उपयोगी। यह द्रव्य पाउडरों, कीटनाशकों और अधिकांश खाद को समान रूप से घुलनशील द्रव्य बनाता है। मैंने आपको बताया कि सरफेस टेंशन कम होता है, जिसके वजह से मिट्टी में, पानी में जो समान रूप से ये
घुल कर, और अब जब स्प्रे करते हैं तो ये एकदम बिल्कुल एक लेयर की तरह, परत की तरह पूरे पौधे पे फैल जाता है। अब कहेंगे कि मैडम आप कह रही हैं ये कैसे संभव है? अब मुझे बताइए कि पौधा जो है वो तो स्टैंडिंग पोजीशन में है, अगर आप स्प्रे करते हो तो क्या होगा कि पत्ता लैटरली, मतलब कि हॉरिजॉन्टली साइडवेज में है ना पत्ता, तो ऊपर की सतह पे पानी लगेगा। अब नीचे की सतह पे आप कैसे लगा पाएंगे? नीचे की सतह पे आप कैसे स्प्रे करेंगे? उल्टा स्प्रे तो करेंगे नहीं। यहां पर आती है फैलाव की क्षमता। जब पानी की फैलाव की क्षमता बढ़ जाएगी तो वो क्या होगा, ऊपर की सतह से नीचे अपने आप ट्रेवल कर जाएगा। तो ये एग्री 82 ये क्षमता प्रदान करता है पानी को, क्रियाशीलता को बढ़ाने में सहायक, मतलब कि कार्य क्षमता जो मैंने कहा कि बढ़ाता है। मान लीजिए आप एक खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं, जहां पे आपको 5 किलो की जरूरत लगती है, वहां पर आपने 10 किलो या फिर 12 किलो का इस्तेमाल कर दिया। क्यों? क्योंकि खाद की क्षमता नहीं है या फिर मिट्टी की भी क्षमता नहीं है उसको लेने की, तो आपकी लागत बढ़ रही है। लेकिन एग्री 82 के साथ मिक्स करके अगर आप उसको इस्तेमाल करते हैं तो उसमें जो तत्व है खाद में, कीटनाशक में, खरपतवार नाशक, दीमक नाशक, सल्फर पाउडर, आप जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, खेत में जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके साथ अगर आप एग्री 82 को मिला दें तो उन इनपुट्स में जो तत्व हैं उन सारे के सारे तत्वों की क्षमता को ये बढ़ाता है। मतलब कि ये एक्टिवेटर का भी काम करता है। प्लीज नोट डाउन दिस वर्ड, एक्टिवेटर। एक्टिवेटर का काम करता है। इससे क्या होता है कि जो भी उसमें तत्व हैं उनको एक्टिवेट करता है और उनको काम करने की क्रिया को बढ़ाता है, जिसमें कि आपको कम लागत में ही ज्यादा रिजल्ट मिलेगा, ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। फिर से मैं कह रही हूं कि 10 to 20% तक लागत ये कम कर देता है, जो कि अपने आप में एक बड़ा नंबर है। और पानी जो मैंने कहा कि ये वेटर भी है और ये मॉइस्चर को होल्ड करके रखता है, तो आप जब इन स्प्रे को करेंगे, ये कीटनाशक स्प्रे करेंगे, खरपतवार नाशक को स्प्रे करेंगे एग्री 82 के साथ मिलाकर, तो पानी जो है वो इवेपोरेट भी कम करता है, और जिसके वजह से कई दिन तक आपके फसल में वो कीटनाशक, वो दवाएं जो आप छिड़काव कर रहे हैं वो बनी रहेंगी। तो आपको फ्रीक्वेंटली स्प्रे भी नहीं करना होगा। पहले डले हुए उर्वरक को सक्रिय करता है ये वेस्टीज का एग्री 82। मतलब कि जो आपने पहले भी कुछ अगर स्प्रे किया हो, कोई खाद डाली हो मिट्टी में, कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अगर डाले हो आपने, तो उसके बाद एग्री 82 जब मिट्टी में जाता है तो उस मिट्टी में तो वो कहीं ना कहीं उसके अवशेष रह ही जाते हैं। तो वो जो अवशेष रह गए हैं उनको भी सक्रिय कर देता है। जो इनएक्टिव हो गया है, आपने जो इनपुट पहले दिया था वो इनएक्टिव जो हो गए उसको भी एक्टिव कर देता है। मतलब कि मिट्टी में पहले से ही मौजूद तत्वों को भी एक्टिव करता है ये। लागत की कमी, मैंने आपको कहा कि 2/3 खाद की जो मात्रा है वो 2/3 कर देता है, मतलब 2/3 की जरूरत ही पड़ती है आपको, जिससे कि परिणाम भी दुगना होता है। क्यों? क्योंकि खाद ज्यादा इस्तेमाल करने का साइड इफेक्ट मैंने आपको पहले ही बता दिया है। मिट्टी जो है वो हार्ड होती है। हमारा मकसद है कि मिट्टी जितनी भुरभुरी होगी उतनी मिट्टी अच्छी होगी। अब खाद लागत में कमी लाता तो है, खाद की मात्रा कम करके पूरी करके भी पूरी फसल में, मतलब आप कैसे कर सकते, देखिए कैसे साल दर साल आपकी लागत कम होती जाएगी। 50 किलो खाद की जगह पहले साल आपकी लागत 35 kg तक आएगी। 35 किलो खाद ही लगेगा। दूसरे साल आप देखेंगे कि 30 किलो लग रहा है, तीसरे साल 25, चौथे साल 20, मतलब इस रेट से कम हो रहा है। यानी आप आज के डेट में किसान का फायदा तो कर ही रहे हैं, अगर उनको ये आप समझा पाए तो लॉन्ग रन में उनका फायदा बढ़ता जाता है। आप अगर बिजनेस के तौर पे भी सोचें तो बिजनेस किस तर्ज पे हम एनालाइज करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस,
प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब मेरा इनपुट कितना लगा और मुझे उसमें से कितना मिला, यानी इनपुट प्लस आउटपुट। अगर इनपुट कम होगा और आउटपुट भी मेरा बढ़ता जा रहा है तो आई एम टुवर्ड्स प्रॉफिट, मैं प्रॉफिट की तरफ बढ़ रही हूँ। ठीक है। सुरक्षित और पर्यावरण का रक्षक भी है। क्यों? क्योंकि यह पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है, पूरी तरीके से एकदम जैविक है, ये इनऑर्गेनिक या फिर रासायनिक नहीं है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है आजकल के टाइम में। ऑर्गेनिक 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 का बुखार चढ़ा हुआ है, और ये सही भी है, चढ़ना भी चाहिए। और हमको, हमारा मकसद भी होना चाहिए कि ऑर्गेनिक का बुखार चढ़ाना भी है, हमको रासायनिक और केमिकल को कम करना है। तो ये पूरी तरीके से इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है। उपजाऊ शक्ति को बरकरार रखता है कैसे? कि मैंने आपको बताया कैसे उसमें सारे तत्वों को ये शक्ति प्रदान करता है, जिसके वजह से खेती अच्छी होती है। और जंग रोधक भी है। ये जो स्प्रे मशीन है उसके नोजल जो है वो मेटालिक होते हैं। अगर हम उसमें पानी लगते लगते क्या होता है कि वो जंग लगते जाता है। ये मैं नई चीज मैंने सीखा खुद भी, और आज मैं आप लोग को बता रही हूँ। अगर उस स्प्रे जो भी हम कर रहे हैं उसमें अगर 82 मिला के स्प्रे करें तो जो नोजल है, जो पंप है, जो भी जो मेटालिक उपकरण है एग्रीकल्चर के, उसमें जंग नहीं लगेगा, उसमें जंग नहीं लगेगा। अब हम किन फसलों में ये उपयोग कर सकते हैं? सभी प्रकार की फसलों में, सब्जियों में, फलों में, फूलों में, दालों में, जितने भी प्रकार की खेती हम करते हैं सब में इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। मैंने कहा था ना मल्टीपर्पज, बहुउद्देशीय है ये। और अब डोजेस आप नोट कर लें कैसे इसका इस्तेमाल करना है। सभी कीटाणुनाशक, मतलब सभी बैक्टीरिसाइड या फिर फंगिसाइड या फिर पेस्टिसाइड के साथ आप कैसे इस्तेमाल करेंगे? 15 लीटर पानी में 5 ml एग्री 82 का इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद आप अपना कोई भी दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि पेस्टिसाइड मिलाने से पहले पानी में एग्री 82 को घोलना है। पहले एग्री 82 जाएगा और उसके बाद से आपका इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड, बैक्टीरिसाइड, फंगिसाइड, कुछ भी जो आप डालना चाहें, लेकिन पहले एग्री 82 पानी में मिलाना जरूरी है। हर्बिसाइड के लिए 15 लीटर पानी में 20 ml एग्री 82 लगेगा। तो आप नोट डाउन कर लीजिए कि कीटाणुनाशक यानी पेस्टिसाइड में 15 लीटर पानी में 5 ml एग्री 82। खरपतवार मतलब हर्बिसाइड, घास को नष्ट करने के लिए अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो 15 लीटर पानी में 20 ml एग्री 82 को घोलें और उसके बाद अपने हर्बिसाइड को डालें। सिंचाई के लिए मैंने कहा था सिंचाई की पानी की भी लागत को कम कर देता है। सिंचाई के लिए हर 80 लीटर के लिए हमें कितना इस्तेमाल करना है? 160 ml, 160 ml एग्री 82 का इस्तेमाल करना है। तो आप देख सकते हैं कि एग्री 82 की मात्रा बहुत कम लग रही है। हर जगह पे 5 ml, 20 ml, या फिर सिंचाई आप पूरे ले लीजिए, हर 80 लीटर के लिए 160 ml लग रहा है। ठीक है। खाद में पानी नहीं लगेगा। खाद क्योंकि ये सूखी होती है, पाउडर होती है या ग्रेन्युलर होती है, दानेदार होती है, उसके साथ बस इस एग्री 82 को मिक्स करना है। 50 किलो खाद में आप 100 ml बिना पानी के, 100 ml ये बस एग्री 82 की बूंदे इस्तेमाल कर दें उस पाउडर के साथ या फिर दानेदार खाद के साथ, और फिर खेतों में आप छिड़क दें। तो 50 किलो खाद के साथ 100 ml एग्री 82। ठीक है। और एग्री 82 के संबंधित कुछ सवाल जो हमारे मन में आ सकते हैं कि क्या ये हर फसल के लिए इस्तेमाल हो सकता है? तो मैंने आपको बता दिया, हाँ ये हर फसल के लिए इस्तेमाल हो सकता है। क्या ये दवा मिट्टी की कोई नुकसान पहुंचाती है? जी नहीं, मिट्टी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है, उल्टा ये जड़ी बूटी की तरह उसको ताकत प्रदान करती है। और एग्री 82 फसलों में कितनी बार प्रयोग कर सकते हैं? ये क्वेश्चन आ सकते हैं आपके सामने। तो आप जितनी बार आप पानी, खाद या कोई भी स्प्रे का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मात्रा अनुसार उतनी बार आप एग्री 82 का इस्तेमाल कर सकते हैं, जितनी बार। क्या वेस्टीज एग्री 82 को कीटनाशक के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं? तो हमारा जवाब है कि हाँ बिल्कुल। हर 15 लीटर पानी के साथ आप
15 ml इस्तेमाल करें, जिससे कि कीटनाशक की भी मात्रा जो है 30% तक कम हो जाती है। और हर बार इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो जी हाँ, हर बार इस्तेमाल करें। रासायनिक प्रोडक्ट है ये? बिल्कुल नहीं, मैंने आपको बताया कि ये 100% ऑर्गेनिक एंड इको फ्रेंडली है। और फसलों में बढ़ोतरी होगी, और फलों का जो है, सब्जियों का जो है, वो रंग भी बहुत बढ़िया आता है इसके इस्तेमाल से। कम लागत के साथ आपको अच्छी फसल के लिए ये इस्तेमाल करना ही चाहिए। और क्या ये हर जगह उपलब्ध है, आपसे पूछ सकते हैं किसान, तो बिल्कुल नहीं। ये केवल हमारे साथ ही उपलब्ध है, वेस्टीज के डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, ये आपको और हमको पता है। और ये हमारे साथ कितने मात्रा में उपलब्ध है, तो 5 लीटर का जार आता है, 500 ml का आता है, और 100 ml के 3 का कॉम्बो पैक भी हमारे पास इसका उपलब्ध है। तो कम खर्च में ज्यादा पैदावार का वादा देता है आपको ये एग्री 82। तो इसके साथ मैं एग्री 82 का ये स्लाइड में खत्म करती हूँ। एंड अब मैं दूसरे प्रोडक्ट पे मूव ऑन करते हैं। तो एग्री 82 उम्मीद है कि सबको समझ में आया होगा और मैं अच्छे तरीके से समझा पाई होंगी। अब चलते हैं अगले प्रोडक्ट, एग्री बायोफंगिसाइड। ये कहीं कहीं किसी किसी स्टोर पे आपको बायोफंगिसाइड के नाम से मिल जाएगा, क्योंकि पुराना प्रोडक्ट है और क्योंकि इसकी एक्सपायरी बहुत लंबी होती है, एक्सपायरी डेट, तो कहीं न कहीं किसी स्टोर पे आपको ये बायोफंगिसाइड के नाम से ये प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन इसका नाम चेंज हो चुका है एंड रिसेंटली ये आपको मिलेगा फंगिसाइड के नाम से। बायोफंगिसाइड पहले था, अब ये हो गया है प्रोटेक्ट। आप इसको नोट डाउन कर लें, एग्री प्रोटेक्ट के नाम से ये मिल रहा है। अब इसका नाम चेंज हो चुका है, लेकिन कहीं कहीं किसी किसी स्टोर पे आपको अभी भी ये बायो फंगिसाइड के नाम से ही मिलेगा। तो घबराए ना, ये दोनों ही सेम प्रोडक्ट है, ठीक है। अब एग्री बायो फंगिसाइड में जल्दी जल्दी इसको खत्म करूंगी। नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये फंगस जो भी मतलब सड़न गलन जो लग जाता है पौधों में, मतलब कि आप देखेंगे कि तना कहीं ना कहीं सड़ने लगता है, और फिर कहीं कहीं पे सफेद फफूंदी जैसी लग जाती है। वो क्या है कि वो फंगल इन्फेक्शन है, और सभी फंगल इन्फेक्शन को ये किल कर सकता है, दूर कर सकता है, ठीक है। और उसके साथ साथ ये एक एंटीबायोटिकल एंजाइम भी, मतलब कि ये कहीं ना कहीं बैक्टीरिया के अगेंस्ट भी ये काम करता है, एंटीबायोटिकल एंजाइम भी पैदा करता है। और बैक्टीरिसाइड और फंगिसाइड का दोनों का ही ये काम करता है। और ये अंतर प्रवाही या संपर्क द्वारा भी क्रियाशील है। मतलब अंतर प्रवाही मतलब अगर फंगस के भीतर जाकर उसको खत्म करता है, या फिर इसके स्पर्श में भी आया फंगस तो वो नष्ट हो जाता है। तो ये दोनों तरह का ये मिक्स्ड फंगिसाइड हम कह सकते हैं इसको। और ये क्या इसको हम इस्तेमाल कैसे करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि हम डिजीज को अगर कम कर दें तो पौधे अपने आप स्वस्थ रहेंगे, तो ये डिजीज को कम करता है। आप मानेंगे नहीं, जो कीटाणु मैं कह रही हूँ, कीड़े जो होते हैं, कीड़े बीमारी नहीं होते हैं। कीड़े जो है वो बाहर से आकर नुकसान करते हैं, वो बीमारी नहीं है। फंगस और बैक्टीरिया बीमारी है, इन्फेक्शन है, वो पौधे के भीतर होते हैं। हेलो, मेरी आवाज जा रही है? आ रहे मैडम ओके। आपकी बात। तो ये पौधे के भीतर होते हैं, तो इनको किल करना ज्यादा मुश्किल होता है, इनको दूर करना ज्यादा जरूरी है। नहीं तो वो पौधे को भीतर से खाते हैं, भीतर से नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये हमारा जो बायोफंगिसाइड है या फिर प्रोटेक है, वो कैसे काम करता है? ये क्या करता है कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि रोग, जो भी रोगजनक जो कवक है, मतलब कि फंगस है, उनको नष्ट करता है। और उसके साथ साथ पत्तियों, जड़ों और फूलों में जो ये
लगते हैं उनको रोक कर उसको खत्म करके इस पौधे की मेटाबॉलिक क्रिया को बढ़ाते हैं, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हैं, जिससे कि क्या होता है, पौधे के रोग दूर होते हैं और उनकी इम्यून सिस्टम भी अच्छा होता है, इम्यून सिस्टम अच्छा होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। पौध उपचार मतलब सिडलिंग, धान की मैं बात करूं तो हम एक जगह पे, कहीं पे एक जगह पे बेहन डालते हैं और दूसरे मेन फील्ड में, प्रमुख खेत में हम उसको लगाते हैं चारा को। तो वो जो सिडलिंग है या फिर पौध है, उसको हम जब अब नर्सरी से लेकर जाएंगे प्रमुख खेत में, तो उसके पहले क्या करेंगे, उसके रूट को, उसके जड़ को हम बायोफंगिसाइड के घोल में डिप करके लेके जाएंगे। मतलब कि 10 से 15 मिलीग्राम हर लीटर, 1 लीटर प्रति लीटर पानी में 10 से 15 ml प्रोटेक या फिर बायोफंगिसाइड का इस्तेमाल करना है और उस घोल में 5 से 10 मिनट तक के लिए इस हमारे पौध को डुबो के रखना है। जिससे क्या होगा कि मिट्टी से अगर कोई फंगस आपके पौधे में गया हो, रूट के द्वारा ही जाएगा, जड़ के द्वारा ही जाएगा भीतर, और तो जड़ को भी हम संशोधित कर रहे हैं, मतलब कि ट्रीट कर रहे हैं। इसको कहते हैं सीडलिंग ट्रीटमेंट, सीडलिंग ट्रीटमेंट। तो वहां पे एक संभावना को हम मिटा दे रहे हैं कि अगर यहाँ से भी फंगस आता है तो हमारे मेन फील्ड तक वो न जाए। अब उसके पहले, बेहन डालने से पहले बीज जो है, जो हम बीज भिगा कर रखे हैं धान का या फिर कोई भी फसल की बीज को हम ट्रीट कर सकते हैं, उसे कहते हैं सीड ट्रीटमेंट। आप उसमें लिख लीजिए सीड ट्रीटमेंट कैसे करना है, इस स्लाइड में नहीं है तो आप जरूर नोट डाउन करिए। सीड ट्रीटमेंट भी 10 to 15 ग्राम लगता है हर किलो, प्रति किलो बीज के पीछे। मतलब कि आपको करना क्या है कि 1 किलो आपने बीज अगर लिया है तो 10 से 15 ग्राम आप इस पाउडर को लीजिए, बायोफंगिसाइड या फिर प्रोटेक्ट को, और मिक्स कर दीजिए थोड़ा सा पानी देकर। इतना ही पानी दे कि बस उसके बीजों के जो शरीर पे, बॉडी पे जो है वो चिपचिपा होकर ये लग जाए पेस्ट की तरह। ठीक है, एम आई क्लियर? तो अब क्या करना है, तो वो थोड़ा भीगा भीगा सा है, सेम डे छाया में सुखा लें उसको, सेम डे छाया में सुखा लें ट्रीट करके और खेतों में डाल दें। तो इसे कहते हैं सीड ट्रीटमेंट। और रोग जो है वो बीज के भीतर ही होते हैं। जैसे हमारा पौधा, हमारी पूरी की पूरी फसल उस बीज में है, उसी तरीके से सारे के सारे रोग भी उस बीज में है। तो हम बीज यानी बीज अवस्था में ही रोग को खत्म करने का एक चांस ले रहे हैं। और यकीन मानिए 60 to 70% वहीं पे किल हो जाता है अगर आप सीड ट्रीटमेंट करें तो। अब इसका इस्तेमाल सब्जी सब्जी के बीज में भी आप सीड ट्रीटमेंट में कर सकते हैं, फलों के भी सीड ट्रीटमेंट में कर सकते हैं, फूलों के भी सीड ट्रीटमेंट में कर सकते हैं, दलहन तिलहन जो भी हो, जिसका भी बीज आप इस्तेमाल करें उसको ट्रीट कर सकते हैं आप। और किसी का अगर पौधा लगा रहे हैं, आप पौधा खरीद कर ला रहे हैं, लगा रहे हैं, तो लगाने से पहले उसको, उसके रूट को ट्रीटमेंट करें, यानी सीडलिंग का ट्रीटमेंट करें। रूट का ट्रीटमेंट करना अति आवश्यक है। तो डोजेस आपके स्क्रीन पे हैं। सब्जियों के लिए, सब्जियों के ऊपर अगर आप स्प्रे कर रहे हैं, कभी कभी क्या होता है कि जब पौधा बड़ा हो रहा है तब भी उसको फंगल इन्फेक्शन होता है, तो उसमें कैसे इस्तेमाल करना है, 15 से 20 ग्राम हर 15 लीटर पानी में, 15 लीटर पानी में 15 से 20 ग्राम ये पाउडर लगेगा स्प्रे करने के लिए सब्जियों के ऊपर। फलदार फसलों के ऊपर 10 से 15 ग्राम हर, अगेन 10 से 15 ग्राम हर 15 लीटर पानी पे। फूलों वाली फसलों पे 10 से 15 ग्राम 15 लीटर पानी में। अन्य दलहन तिलहन अनाज वाली फसलों पे 30 से 50 ग्राम, क्योंकि वहां पे फंगल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होता है। 30 से 50 ग्राम पर 15 लीटर पानी में इस्तेमाल करना है स्प्रे के लिए। स्टैंडिंग फसल पे, जो हमारी फसल खड़ी है उस पे स्प्रे करने के लिए। अगेन आप एग्री 82 भी इस्तेमाल जरूर करें पानी में, पहले एग्री 82 डाल लें, उसके बाद से इस बायोफंगिसाइड या प्रोटेक्ट का इस्तेमाल करें, तो इसकी क्षमता, कार्य क्षमता भी बढ़ जाएगी।
मिट्टी उपचार के लिए आप बीज डालने से पहले सॉइल का भी ट्रीटमेंट कर दें, क्योंकि मिट्टी में भी फंगस और बैक्टीरिया रहते हैं जो आपका फसल को नष्ट कर सकते हैं। तो मिट्टी के उपचार के लिए भी आप 100 किलो पकी हुई गोबर, पुरानी गोबर के साथ में इसका इस्तेमाल करें। बायोफंगिसाइड को मिलाकर उसमें क्या करें कि 2 किलो बायोफंगिसाइड मिला दें, और हर प्रति एकड़ का ये डोज है 100 किलो पकी हुई गोबर और उसमें 2 किलो बायोफंगिसाइड। ठीक है। अब प्रिकॉशंस क्या क्या है कि सुबह या फिर शाम में ही करें, जब धूप हो तब ना करें, क्योंकि ये नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सुबह या तो करें जब धूप मध्यम हो, और शाम को भी जब धूप मध्यम हो जाए तब ये करना बहुत जरूरी है। और अगर आप सीड ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो मैंने जैसे बताया कि उसको सेम डे खेत में डालना बहुत जरूरी है, सुखाकर, छाया में ही सुखाएं, धूप में नहीं। अब आते हैं एग्रीमॉस, फटाफट इसको खत्म करते हैं। एग्रीमॉस क्या है? ये पौधे की सर्वांगीण विकास के लिए लगता है, ऑल राउंड विकास के लिए लगता है, डेवलपमेंट के लिए। ये क्या करता है? पौधों को संतुलित पोषण के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हम जानते हैं बैलेंस डाइट ये प्रदान करता है, और इसका हम छिड़काव के द्वारा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पौधे की ग्रोथ में हेल्प करता है, फूल बनने की प्रक्रिया में हेल्प करता है, और फल बनाने की भी प्रक्रिया, यानी कि ये कहीं ना कहीं प्रजनन प्रक्रिया में भी हेल्प करता है पौधे को। और यह फूल को गिरने से रोकता है। बहुत सारे फसलों में ये समस्या ये होती है, फूल तो धारण होता है, फूल तो लगता है, लेकिन फूल वो झड़ जाता है, और अगर फूल झड़ जाएगा तो फल नहीं लगेंगे, फलन हमको नहीं मिलेगा, ये बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। तो जब भी फूल लगने वाला हो उसके पहले आप इसका इस्तेमाल करें, और फूल लग जाए उसके 1 हफ्ते बाद इसका इस्तेमाल करें, तो फूल जो है वो गिरेगा नहीं, और इससे आपके उत्पादन में वृद्धि आएगी, और गुणवत्ता को भी ये बढ़ाता है। क्वालिटी जो होगी फल की, उसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी होगी। और ये पौधों को स्ट्रेस में स्टेबल रहने में हेल्प करता है। स्ट्रेस मतलब पौधों को भी बहुत तरीके का स्ट्रेस मिलता है। हीट स्ट्रेस, अगर किसी दिन गर्मी बहुत ज्यादा हो जाए तो पौधों को भी हीट स्ट्रेस होता है। पानी बहुत ज्यादा लग जाए कहीं पे तो वहां पे भी वो वाटर स्ट्रेस कहलाता है। टेम्परेचर स्ट्रेस होता है, हवा का भी स्ट्रेस होता है, न्यूट्रिशन का भी स्ट्रेस होता है। पौधों को बहुत सारे स्ट्रेस से गुजरना पड़ता है। उन स्ट्रेस में उनको स्टेबल रखने में ये मदद करता है, यानी मजबूती प्रदान करता है। कार्य की विधि, ये क्या करता है? मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। मतलब कि हम जैसे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हमारे बॉडी में होती है, उसी तरीके से पौधों में भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है। मतलब वो खाने को चय अपचय उनका होता है, और उसमें बाकी सारी गतिविधियां होती हैं, उसको ये बहुत सुचारू रूप से चलाता है। और एग्रीमॉस पौधे के अंदर जाकर उनकी कोशिकाओं में जो द्रव्य है, जो लिक्विड का जो संचालन होता है, जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसको भी बढ़ावा देता है, जो कि बहुत जरूरी है एक हेल्दी पौधे के लिए, या फिर किसी की भी हेल्दी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है। कोशिकाओं में द्रव्य का संचालन, बैलेंस रखना। ये कोशिकाओं का भी ग्रोथ करता है, मतलब उनके सेल को डिवाइड करता है, जिससे कि पौधों में ग्रोथ बढ़ती है। हार्मोन्स के परिवहन, हार्मोन के ट्रांसपोर्ट में भी ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है। जी हाँ, अगर आपको पता नहीं था तो मैं आपको बता दूं, पौधों में भी हार्मोन होते हैं। ठीक है, तो उनका भी संचालन बहुत जरूरी होता है। और ये परागण, यानी कि पॉलिनेशन, परागण से ही फल धारण होते हैं फूलों में, तो परागण में भी बढ़ावा देता है। ठीक है, तो जितना अच्छा परागण होगा उतनी अच्छी आपकी फसल होगी। अब तो लाभ तो हम उसी से पता कर सकते हैं कि उपज में काफी वृद्धि आ जाएगी, फूल और फल कम झड़ेंगे, तो जिससे कि अगेन आपकी उपज बढ़ेगी। पोषक पोषक जो तत्व हैं उनमें वृद्धि आएगी एग्रीमॉस के इस्तेमाल से। फूलों के समान आकार और रंग में सुधार लाता है आपका ये एग्रीमॉस। और तो और जड़ों के रोम को बढ़ाता है, मतलब कि रूट हेयर्स, अगर आप किसी पौधे को निकालें, जड़ से निकालें, तो देखेंगे कि जो जड़ें हैं उनके एंड में छोटे 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 हेयर्स होते हैं। जैसे कि हमारे शरीर पे रोए होते हैं, उसी तरीके से रूट के भी बॉडी पे रोए होते हैं, और जितना ज्यादा रोआ ये होगा उतने ज्यादा शोषक जो क्षमता है
मिट्टी से पौष्टिक तत्वों को खींचने की जो क्षमता होती है उतनी ज्यादा बढ़ती है। तो ये क्या करता है, रूट हेयर्स को बढ़ाता है। देखिए कितने सूक्ष्म लेवल पर ये प्रोडक्ट्स काम कर रहे हैं। अब इनके डोजेस को लिखें आप। सब्जियों में क्या करना है कि हर 15 लीटर पानी में 20 ml का इस्तेमाल करना है। फलदार फसलों में हर 15 लीटर पानी में 20 ml का इस्तेमाल करना है। यानी कि जो भी कोई भी किसी भी टाइप की फसल हो, हर 15 लीटर में 20 ml की जरूरत लगेगी। फिर मैं कहूंगी उस 15 लीटर पानी में आप पहले एग्री 82 को घोल लें मात्रा अनुसार, सुझाई हुई मात्रा अनुसार। उसके बाद इन सभी को आप ऐड करें और अपने फसलों में स्प्रे करें। क्यों? क्योंकि ये अच्छे तरीके से एग्री 82 उनको फैला देगा पूरे आपके फील्ड में। अब इसमें नोट डाउन करने वाली क्या बात है कि एग्री मॉस का उपयोग फसलों पर फूल आने के 15 से 20 दिन पहले करें और फूल आने के 20 दिन बाद ही करें। 20 दिन बाद ही करें। और आने आपको लगेगा कि वेजिटेटिव स्टेज से अब रिप्रोडक्टिव स्टेज में जा रहा है, मतलब फूल लगने वाला है, तो उसके पहले 15 दिन पहले आप स्प्रे करें। अब आते हैं नैनोटेक पे। सर मेरे पास टाइम है ना 5 मिनट? मेरे समझ से रेस्ट प्रोडक्ट हमको दूसरे दिन पर करना चाहिए, ओके। 7:30 हाँ, क्योंकि का। डिटेल में बात राइट। करना ज्यादा जरूरी है। तो अभी बिल्कुल। और एक दो प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, हाँ, तो हम उसको कल डिस्कस करते हैं। तो कल या परसों इसको करते हैं। कल या परसों? हाँ, परसों सर ज्यादा बेटर होगा। हाँ, क्योंकि कल शायद आप ट्रेवल में हो ना, तो जी जी सर। ठीक है, तो इसको ओके, कल हम लोग ब्यूटी प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लेंगे। ठीक। सो थैंक यू ओके। सो मच। आप सभी को उम्मीद है कि मैं अच्छी तरीके से समझा पाई होंगी। कोई क्वेश्चन हो तो आप फटाफट एक दो सवाल कर सकते हैं। मैं ठीक है। सर लाइव स्ट्रीम